दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की कांग्रेस। कहा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं चुनाव आयोग मोदी सरकार पर क्या फैसला लेता है। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर बीजेपी को बिहार में लगा सबसे बड़ा झटका। पशुपति पारस होंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से चल रही है बात। क्यों आखिरकार दोस्तों पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा को बीजेपी ने दे दिया लोकसभा का टिकट। बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों कर्नाटक में दोस्तों हनुमान चालीसा के नाम पर झूठ फैला रही है बीजेपी। खुलेआम पकड़ी गई ये झूठ फैलाते हुए। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा मेरे बयान को घुमा फिरा कर बीजेपी पेश कर रही है, इसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी कैसे विपक्ष का बयान मोड़ना है, कैसे घुमाना है, ये सब जानते हैं। आपको याद होगा जब बात आई थी जो यहाँ पर बैन करने की आरएसएस को, बजरंग दल को, तो ये लोग बजरंग बली पर मामला मोड़ दिया था कर्नाटक में और कहा था कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो बजरंग बली की दुश्मन है, मतलब एक तरीके विरोधी है। जबकि दोस्तों कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे जो नफरत फैलाता है और गई हत्या के नाम पर लोगों को मारते हैं। लेकिन दोस्तों अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ूंगा, जो बीजेपी के पास बुरी शक्तियां हैं यानी कि धन बल दोस्तों, जो पैसा है वो उसकी बात कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बयान को घुमाकर नारी शक्ति की बात कर दी, जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों की बात की थी। सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी का ही एक तरीके से दोस्तों सपोर्टर है। चुनाव आयोग तो सिर्फ वो नाम का रह गया है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी मुझे पूरी तरीके से कमज़ोर करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं किसी भी तरीके से सरेंडर कर दूं या फिर ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले। आपको बता दें चले केजरीवाल का कहना है कि लगातार हम पे दबिश बनाई जा रही और हमें डराने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को पता चल चुका है कि वो दिल्ली की 7 सीटें हार रही है और सीधे सीधे वो लोकसभा चुनाव हार रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी को इसी बात का डर है कि वो लोकसभा चुनाव हार जाएगी, इसीलिए वो विपक्ष को एक एक कर कर टारगेट कर रही है। और अगर देखा जाए तो केजरीवाल की बात झूठी भी नहीं है। केजरीवाल जो कह रहा है वो सच भी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, तब से ही बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरीके से विपक्ष को ख़त्म कर दे, कमज़ोर कर दे। लेकिन ये सपना बीजेपी का बहुत जल्दी टूट जाएगा जब वो सत्ता से बाहर होगी। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन आचार संहिता का उल्लंघन किया। टीएमसी कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। दरअसल दोस्तों आचार संहिता बीजेपी बार बार उल्लंघन कर रही है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा को कोई डर है आचार संहिता का, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपने लोग बैठा रखे हैं, तमाम संस्थाओं में बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बीजेपी को तो डर ही नहीं लगता है किसी भी सज़ा से। आपको बता दें पहला दोस्तों प्रधानमंत्री का आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री ने दोस्तों चुनाव का ऐलान हो जाने के बाद आप कोई भी सरकारी संपत्ति को यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि जो फैसिलिटी एक पीएम को मिलती हैं उन फैसिलिटियों का यूज़ आप नहीं कर सकते चुनाव के दौरान। लेकिन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के विमान का इस्तेमाल किया है और तस्वीरें सीधी सीधी साफ साफ है। लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा। अगर वो बाई चांस एक्शन ले भी लेता है तो दिखाने को एक छोटा मोटा एक्शन ले लेगा विपक्ष को। जबकि आपको याद होगा अब की बार मीडिया ने भी यही आरोप लगाया कि आप विपक्ष के ऊपर तो फ़ौरन आचार संहिता का उल्लंघन वो ले लेते हैं एक्शन, लेकिन जब बात पीएम नरेंद्र मोदी की आती है तो आप जो है उस पर नरम पड़ जाते। तो चुनाव आयोग ने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। पहला उन्होंने ये करा कि फ़िलहाल वायुसेना का प्लेन यूज़ किया एयरबेस। उसके बाद दोस्तों दूसरा उल्लंघन, पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के अपनी तरीके से बताया। तीसरा उल्लंघन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो है यहाँ पर
अपने पोस्टरों का यूज़ कर रहे हैं जगह जगह पर जो है यहाँ पर सरकारी संपत्तियों पर, जबकि ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी चीज़ को लेकर विपक्ष लगातार भड़का हुआ है कि बार बार पीएम नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय सिंह ने खोल दिया ईडी के खिलाफ मोर्चा। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी दलील हाई कोर्ट में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय सिंह की बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, लेकिन अब तक जो है संजय सिंह की हालांकि बेल नहीं हुई, क्योंकि संजय सिंह से पहले से तो मनीष सिसोदिया भी अंदर है, उनकी ही नहीं हुई तो संजय सिंह की कहाँ से होगी अभी। लेकिन संजय सिंह की दोस्तों जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से की गई है। संजय सिंह ने अपनी याचिका में दायर किया है कि उनको बिना किसी नोटिस, बिना किसी जो है उनको बताए बिना उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, ना उनसे सवाल पूछे गए, ना दोस्तों आप समझिए ना उनसे पूछताछ की गई, और जो है ना ही उनको दोस्तों जो है यहाँ पर गिरफ्तारी से पहले रिमांड पर लिया गया, सीधे उनको जो है यहाँ पर वो भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। संजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि फिलहाल 19 जुलाई 2023 के मामले में जो दिनेश अरोड़ा है जिसने ये गवाही दी है, उसने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। 9 बार के बयान दिए गए, लेकिन इन बयानों में संजय सिंह का नाम कहीं नहीं था। फिर अचानक से जब 10वीं बार पूछताछ हुई तो उसने संजय सिंह का नाम ले दिया। अब आप समझ सकते हैं कि किसके कहने पर दोस्तों 10वीं बार नाम लिया गया होगा। देश में दुनिया देख रही है कि बीजेपी हर एक पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी में है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी की खुल गई पोल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी झूठ फैलाने में लग गई है। आपको बताते चले एक वीडियो आजकल बहुत वायरल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जहां पर बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा बजाने के ऊपर कुछ मुस्लिम व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को कर्नाटक में पीटा और कहा कि यहाँ पर हनुमान चालीसा क्यों बजा रहा, अजान होने वाली है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात सिर्फ बीजेपी की तरफ से झूठ फैलाई जा रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी मुद्दा बनाती है झूठ का, और ये जो हनुमान चालीसा की बातें झूठी है। किसी भी मुस्लिम ने हनुमान चालीसा पे आकर मारा नहीं। दोस्तों आप सब खुद समझ सकते हैं कि क्या कोई इतना बेवकूफ़ है कि कोई अगर हनुमान चालीसा बजा रहा है और कहीं अजान हो रही है तो वो ये आके कहेगा कि अजान होने वाली है, हनुमान चालीसा मत बजा, और आके पीट देगा। ये दोस्तों नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में सबको आज़ादी है भाई। ज़रूरी थोड़ी ना अजान हो रही है तो आप ना बजा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दोस्तों ये बात झूठ फैलाना कि अजान की वजह से आकर एक व्यक्ति को पीट दिया, और दोस्तों वो व्यक्ति भी जो बोल रहा है आप उसका वीडियो देखना, अलग ही उसके चेहरे पर मक्कारी और झूठ साफ साफ झलक रहा है कि मुझे आकर पीटा। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ इंसान है, वो कोई बीजेपी की सेटिंग है, कार्यकर्ता है, जो भी है, लेकिन वो झूठ बोलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कोई किसी को ऐसे दोस्तों अजान के नाम पर आकर पीट सकता है कि आप खुद बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का और नफ़रत फैलाने का तरीक़ा ढूंढ रखा है बीजेपी ने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बताते चले कांग्रेस ने अपनी बैठक के बाद इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी समेत पार्टी के घोषणा पत्र पर गहन चर्चा हुई। राहुल गांधी लिखते हैं कि 25 गारंटी समेत पार्टी के घोषणा पत्र पर गहन चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और देश की आवाज़ सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उसके जीवन के संघर्षों को करीब से जाना और समझा। इसलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटी हमेशा दस्तावेज नहीं रहने वाली, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोड मैप है, जो रोजगार क्रांति और अधिकारपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है। हम 5 न्याय संकल्प लेकर किसान, युवा, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से
जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटी देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प है। मतलब ये दोस्तों कि ये तमाम गारंटियां देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका दोस्तों, वसुंधरा के करीबी ने बीजेपी को दिया झटका। जी हाँ, आप दोस्तों चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बिहार से लेके कर्नाटक से लेके तो राजस्थान में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। उधर पशुपति पारस ने खेल कर दिया है, बीजेपी को अपना इस्तीफा थमा दिया। तो इधर दूसरी तरफ दोस्तों कर्नाटक में भी ईश्वरप्पा नाम के जो व्यक्ति है, उनके बेटे को टिकट ना मिलने पर उन्होंने बीजेपी को ही झटका दे दिया। सीधी सी बात ये दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खास कर विपक्ष जिस तरीके से चल रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने में लग गया है दोस्तों, क्योंकि शायद विपक्ष को ये पता चल चुका है कि बीजेपी क्या कर रही है। इस वक्त देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे को ख़त्म कर कर देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है। लेकिन बीजेपी में तो खुद में ही तोड़ मच गई है। बीजेपी जिनको टिकट नहीं दे रही है वो बीजेपी को ठेंगा दिखाकर भाग रहा है, और एक के बाद एक पार्टी में टूट मची हुई है। जो बीजेपी दूसरों की पार्टियों के एमएलए खरीदती है, उसकी खुद की पार्टी में जब टूट मच जाए तो कैसा मज़ा आता है दोस्तों देखने में। ये बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी ताकत होने के बाद भी बीजेपी ने रोक नहीं पाती, डरा नहीं पाती। जो जिन्हें जाना होता है वो चले ही जाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए संजय रावत। संजय रावत बोले राहुल गांधी बुरी शक्तियों की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको नारी शक्ति पर घुमाया। राहुल गांधी ने दोस्तों अपने एक बयान में कहा था कि हम बुरी शक्तियों से लड़ेंगे, हम बुरी शक्तियों को हरा कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का झूठ तो सब सुनते ही हैं। खुलेआम नारी शक्ति को बीच में ले आए और कहा कि राहुल गांधी जो गांधी परिवार के वो हैं, वो महिलाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में ऐसी बात कर रहे थे। जबकि दोस्तों उनके बयान को आप समझिए कैसे घुमा दिया गया, साफ साफ सुन सकते हैं लोग। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का पहला झूठ नहीं है। कैसे प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे थे जाओ जाकर जो है फिल्म देखो 370, जबकि उसमें पूरा झूठ फैलाया गया। अभी जो द केरल स्टोरी आई थी वो बेसिकली दोस्तों एक झूठ पर बेस है, पूरी फिल्म झूठ पर बेस थी। लेकिन प्रधानमंत्री उसका प्रमोशन करते फिर रहे थे। ऐसा लग रहा था देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि फिल्म के कोई प्रोड्यूसर हैं जो कि अपने फिल्म का प्रचार करते फिर रहे हैं। यही नहीं, अब बीजेपी के बयान पर संजय रावत भड़क गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि राहुल गांधी बीजेपी की उस पैसे की बुरी शक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पैसा बीजेपी के पास अन्नाप शन्नाप आ रहा है। बीजेपी ने जो लोगों से दोस्तों वो लिया है पैसा भर भर कर, जो अभी चुनावी बॉन्ड का खुलासा हुआ है उसमें कैसे बीजेपी फंसी है सबने देखा। और अब आप देखिए कल से एसबीआई वाले मामले को अब बीजेपी ने दबाना शुरू कर दिया है। तमाम मीडिया जो है वो अब बीजेपी के दोस्तों इस काले कारनामे को छुपाने में लग गई है। कल से एसबीआई वाले मामले को गायब किया गया है न्यूज़ चैनलों पर। परसों तक तो इस मामले को फिर भी चलाया जा रहा था, लेकिन कल मैंने देखा कि एसबीआई वाला जो मामला है इसको ठंडा करती हुई नज़र आ रही है गोदी मीडिया। लेकिन साफ सी बात है, जनता ने देख लिया है कि कौन देश का पैसा डकार रहा है, कहाँ देश का पैसा करोड़ों रुपए जा रहा है और कौन देश के पैसे पर ऐश कर रहा है। जो लोग दोस्तों कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनके तो वारे न्यारे हो गए, खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले इस बार इंडिया गठबंधन ऐसा फैसला लेकर आएगा, देश की जनता भी कहेगी कि इंडिया गठबंधन ने सच में वो कर दिखाया जो उसने ठानी थी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। न सिर्फ सरकार बनाएगा बल्कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। आपको बता दें इंडिया गठबंधन दोस्तों देखा जाए तो बहुत मजबूत है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात, ये समझिए ज़रा। लोकसभा की 42 सीटें पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर बीजेपी का जादू चलने से रहा, ममता बनर्जी का ही जादू चलेगा। दिल्ली में 7 सीटें जहाँ पर बीजेपी को सीट मिलने वाली है नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ज़ोरदार तरीके से दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में इतनी सारी सीटें, और तमिलनाडु में जाहिर सी बात है पूरा का पूरा फ़ायदा, पूरी सीटें जो लोकसभा की हैं 40, उसमें से 9 सीटें जो है कांग्रेस को, बड़ी 9 सीटें जो है यहाँ पर दोस्तों एम के स्टालिन ने दी हैं राहुल गांधी को।
और जो है बाकी पर वो खुद लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब तो यही है कि तमिलनाडु में भी एक तरीके ये मानकर चले हम कि वहाँ से कांग्रेस को बूस्टर डोज मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, कर्नाटक हो या फिर तमाम जगह यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। यहाँ पर कांग्रेस को हिलाना बीजेपी की बस की बात नहीं है। कर्नाटक को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, तमिलनाडु में M.K. स्टालिन है मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर उन्होंने राहुल को 9 सीटें दी हैं। तो ये मानकर चलें कि वहाँ पर भी सारा आइटम मोदी का चलेगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार का सिर्फ मैजिक हिंदी राज्यों में ही चल रहा है। हिंदी राज्यों में तो फिर भी चल जाता है हिंदू मुसलमान, लेकिन दोस्तों वहाँ के जो एरिया साउथ के, वहाँ पर बीजेपी का हिंदुत्व ज़्यादा काम नहीं करता। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि वहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो हिंदू मुसलमान पर बिलीव नहीं करते, यानी कि उन्हें हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ विकास से लेना देना है कि काम हो, अच्छी उन्नति हो, इस चीज़ से उनको लेना देना। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश को वही सोच रखना चाहिए जो साउथ की है, क्योंकि वो लोग दोस्तों हिंदू मुसलमान पर बिलीव नहीं करते। और ये चीज़ सबसे अच्छी है कि हिंदू मुसलमान पर बिलीव करना भी नहीं चाहिए। इस देश में सब रह रहा है, सब देशवासी हैं दोस्तों। आप समझिए, क्या कोई किसी की मदद ये पूछकर कभी करता है आप हिंदू हो या मुसलमान हो? हम लाइन से सबकी मदद करते हुए चलते हैं। कोई गरीब हमारे पास आता है कुछ मदद मांगने तो हम उसको देते हैं, ये थोड़ी ना पूछते हैं आप हिंदू हो या मुसलमान हो। जाहिर सी बात है, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है कि आप जो है मजबूर के काम आओ। और सीधी सी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो भाईचारा ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा बीजेपी से, क्योंकि ये देश एक दोस्तों लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, वो 10 जन्म भी ले लेगी, तब भी वो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा को भाजपा ने दिया तोहफा। दोस्तों ये वही भाजपा है जिस नुपुर शर्मा ने, आप समझिए, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी दी थी, और विवादित टिप्पणी देने के चलते दोस्तों नुपुर शर्मा को बाकायदा पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। यही नहीं, नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी करने की खूब मांगे चली थी, लेकिन उस दौरान क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जज थे जो बीजेपी के खास जज थे, यश बोबड़े, उन्होंने दोस्तों नुपुर शर्मा को बेल दे दी थी। और यही कारण था जो नुपुर शर्मा गायब हो गई थी, कहाँ थी किसी को नहीं पता था, गिरफ्तारियों से बचने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राहत भी दे दी थी, लेकिन अब दोस्तों जगह जगह विदेशों में भी नुपुर को चप्पलें मारी गई, पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया, और विदेशों से खबर आई कि आपको जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए, हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। मुस्लिम देशों ने गुहार लगाई थी, तो मोदी सरकार पर खूब दबाव बना था, उसने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अब वही नुपुर शर्मा को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया है, तब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इनाम देने में नंबर 1 है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो मुस्लिमों का अपमान करते हैं या दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, बीजेपी उनसे बहुत खुश होती है और खुश होकर उनको लोकसभा का टिकट दे ही देती है। तो यही होता हुआ नज़र आया है, बीजेपी ने लोकसभा का उसको टिकट दे दिया है नुपुर शर्मा को। दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो वो धर्म के आधार पर करती है, उसकी पोल खुल गई है। क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को जब टिकट दिया जा रहा है, तो फिर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो लोग दूसरे के धर्म पर उंगलियां उठाते हैं या फिर उसका अपमान करते हैं, उनके साथ बीजेपी दोस्तों कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, क्योंकि इन्हें बीजेपी वालों को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है और जो आगे करेंगे वो भी सही होगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फ़िलहाल पीडीए से एनडीए का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इस बार तो पीडीए ही उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलेगा। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा, दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़कर रहेंगे, इस देश से उन लोगों को हटाकर रहेंगे जिन्होंने देश में महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। यही नहीं दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कोई भी अगर आवाज़ उठाने का काम करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप सिद्ध करके उसे फंसा दिया जाता है। आप देख लीजिए, सपा एमएलए इरफान सोलंकी बेचारा कब से बंद है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि इसने उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर लोगों को भड़काकर दंगा फैला दिया, जबकि दोस्तों ये सच नहीं है। यही नहीं, अब तोक़िर रज़ा को फंसा दिया गया कि तोक़िर रज़ा ही जो है बरेली से लेकर वहाँ के दंगों तक के आरोपी थे, दिल्ली दंगों तक के, तो तोक़िर रज़ा गायब हो गए हैं।
क्योंकि अभी हाल ही में तौक़ीर रज़ा ने जुमे के दिन मुसलमानों के साथ एक जुलूस निकाला था कि हमें हमारी मस्जिदें एक एक कर कर छीनी जा रही हैं। शांतिपूर्ण ढंग से वो जुलूस था, लेकिन मुझे पता था कि अब तौक़ीर रज़ा ख़िलाफ़ बीजेपी कोई ना कोई षड्यंत्र ज़रूर रचेगी, और वही हुआ दोस्तों। हालांकि तौक़ीर रज़ा के कई बयान ऐसे भी होते हैं